दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी सीटेट पेपर 1 जो प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पूछा गया था आपका वर्ष 2015 में। ठीक है, वो सभी हिंदी का प्रीवियस ईयर प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और यह प्रश्न बनाने से आपके निश्चित रूप से यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपका जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिंदी का, जो कि वर्ष 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो यह आपका होता है कौन सा? ऑप्शन होगा इसका आपका ऑप्शन 4 प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि जो है आपका भाषा सीखने की विधि को मध्यस्थ बनाए रखने के लिए दूसरी भाषा को सीखने में क्या होती है? सहायक होती है। कौन सा विधि? आपका प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष विधि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हिंदी स्टेट पेपर 1 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हिंदी का अगला प्रश्न की भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ठीक है, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। ठीक है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये आपके पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। यह उद्देश्य नहीं होता है पाठ के अंत में, अभ्यास और गतिविधियाँ के अंतर्गत यह उद्देश्य नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो जो तो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधि हो जो कैसी होनी चाहिए? तो गतिविधि जो है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, ऐसा गतिविधि होना चाहिए पठन पाठ के अंत में। ठीक है, अभ्यास के गतिविधि में बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान होनी चाहिए, ऐसा गतिविधि होना चाहिए पाठ के अंत में। ठीक है, कि बच्चा स्वयं करके अपना सीखे, तो ऐसा अवसर देना चाहिए बच्चे को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए कौन कम महत्वपूर्ण है? ठीक है, डैश सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर पूछना ये आपका भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए क्या है? कम महत्वपूर्ण है, प्रश्नों का उत्तर पूछना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। ठीक है, क्या होता है? व्याघात होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याघात। प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। तो भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यह कथन क्या है? आपका सत्य है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने,
भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यानी असत्य कथन को चुनना है। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। ठीक है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां कैसी होती है? अस्थायी होती है। तो यही आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। कथन सत्य नहीं है कौन आपका? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। कथन क्या है आपका? सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ठीक है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? किसे मानेंगे? तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को। ठीक है, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को आप सतत और व्यापक आकलन की सतत और व्यापक आकलन को क्या मानेंगे आप? सर्वोपरि मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपका होगा बाल साहित्य की कोई संवादनात्मक कहानी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य है आपका बच्चों को लेखन में परिपक्वता लाना। ये आपका जो है ना उद्देश्य नहीं होता है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य। ठीक है, ये उद्देश्य नहीं होता है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं ना वो घर की भाषा से क्या होता है? लैस होती है। तो उनकी भाषा को प्राथमिक स्तर पर क्या है ना क्या करना चाहिए? आपको वहाँ पर स्थान देने चाहिए। ठीक है, बच्चों की भाषा को, क्योंकि बच्चे की भाषा जो है ना भाषाई पूंजी होती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की भाषा कैसी होती है? बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। ठीक है, इसलिए बच्चे की भाषा को प्राथमिक स्तर पर क्या करना चाहिए? महत्व देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है आपका सीखने को विस्तार देना। यही आपका गृह कार्य का उद्देश्य होता है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, सीखने को विस्तार देना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा अर्जन के संदर्भ में कथन कौन सा सत्य होगा? तो समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। यह आपका भाषा अर्जन के संबंध में कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा विकास के संबंध में भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया गया है। आप जानते हैं कि हिंदी से गद्यांश और पद्यांश दोनों से मिलाकर 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तब यहाँ पर 106 से 114 तक आपका गद्यांश आधारित प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को पहले, और इस पर आधारित जो प्रश्न आएगा उसको बनाएंगे। गद्यांश दिया हुआ आपके सामने। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल में रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है। इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है।
फिर आगे कहता है कि ज़िंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि ज़िंदगी के इतने पक्ष है कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती है। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मिल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम दूसरे को उसके जीवन जीने के हक से वंचित कर दें। फिर कहता है इस गद्यांश में, यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें यह दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव ही होनी चाहिए वह अपने जीने के साथ दूसरे से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरे के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका जो गद्यांश था, अब इस पर गद्यांश आधारित प्रश्न दिया हुआ है। क्षितिज किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। ऑप्शन एक इसका राइट, ऑप्शन यहाँ पर एक इसका राइट आंसर होगा। जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। ठीक है, अगला है आपके सामने, यदि किसी का ओर छोर नहीं है तो किसी का ओर छोर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको क्या कहेंगे जिसका ओर छोर नहीं होता है? उसको कहते हैं उसकी सीमा नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, उसकी सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है कि फीट और इंसान शब्द है, तो फीट और इंसान शब्द आपका आगत है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा आगत। प्रश्न है कि बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? तो बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा जो है यह दिया है आपका किससे? तो खुली किताब से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा खुली किताब से। फिर अगला प्रश्न है कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि तो किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा किसी को जीने का अधिकार नहीं देता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जो है जीने का हक होनी चाहिए। प्रकृति और खुला आसमान तो यही बता रहे हैं कि सबको जीने का हक होनी चाहिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीने का हक है। अगला प्रश्न कि आसमान हमें दिलाता है, तो आसमान जो है हमें दिलाता है आपका भय से छुटकारा का आश्वासन। ठीक है, आसमान हमें दिलाता है भय से छुटकारा का आश्वासन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भय से छुटकारे का आश्वासन। नेक्स्ट प्रश्न है किसी शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसी शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा शब्द में एक प्रत्यय का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो आपका भय हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अपराध शब्द है, तो अपराध शब्द आपका है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। तो ये तो था आपका गद्यांश आधारित प्रश्न। अब आपका आगे होगा पद्यांश आधारित प्रश्न। 1 से 115 से 120 तक जो प्रश्न होगा आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। चलिए पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं। पद्यांश क्या है दिया हुआ? पद्यांश की चिट्ठियाँ चालू नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती है वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुंचा कभी चिट्ठिया से पहले, संकेतों में करती है बेशब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी, स्मृति में रखती है संजो कर दोस्त और दुश्मन के चेहरे।
बिखरती कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती है वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश पद्यांश पर आधारित पद्यांश दिया हुआ था, इस पर आधारित अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न है कि चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती है। तो चींटियाँ जो है आपस में बातचीत जो है ना संकेतों के द्वारा करती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, संकेतों से। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है। तो ईर्ष्यालु जो है ये आपको दूसरे से जलने वाला को ईर्ष्यालु कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे से जलने वाला। अगला प्रश्न है कि चींटियों के स्वभाव में नहीं है। तो चींटियों के स्वभाव में आपका ईर्ष्या करना नहीं होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईर्ष्या करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि बिखरी हुई चींटियाँ फिर से एकजुट कैसे होती है। तो बिखरी हुई चींटियाँ जो है ना फिर से एकजुट जो होती है ये आपको कैसे होती है। तो पूर्वजों की गंध से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वजों की गंध से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है कि मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियाँ। तो मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ जो है ना कैसे पहचान लेती है। तो ये अपना पहचानती नहीं है। ठीक है, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ क्या है ना नहीं पहचानती। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, सॉरी प्रश्न कहता है कि मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ तो याद रखती है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियाँ क्या करती है, याद रखती है। ठीक है, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 120 नंबर, काव्यांश में मगर का अर्थ है। तो काव्यांश में मगर का अर्थ होता है परंतु। ऑप्शन